नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद ज़ैफ़ है और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज़। अब रामचंद्र यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो मौजूदा विधायक हैं। रामचंद्र यादव जी, किस तरीके से आप चुनौती देख रहे हैं इस विधानसभा में? उत्तर प्रदेश में हो रहे चुनाव 2022 को लेकर चुनावी यात्रा गांव-गांव पहुंच रही है और जनता के मन को टटोल भी रहे हैं कि मन में क्या चल रहा है। साइलेंट वोट बहुत कम बोल रही है, लेकिन फिर भी हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि माहौल किसका इंतज़ार कर रहा है। और इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं, ये ज़िला अयोध्या है और विधानसभा रिदौली है। और रिदौली के बारे में हम आपको पहले से ही बता दें कि रिदौली में क्या चल रहा है और क्या मौजूदा है। रिदौली की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर 2012 से 2017 यानी 12 में जो विधायक बनते हैं वो भारतीय जनता पार्टी से होते हैं। 2017 में जब विधायक बनते हैं तब भी भारतीय जनता पार्टी से चुनकर जो है वो विधानसभा पहुँचते हैं, यानी रामचंद्र यादव। और अगर सेकंड पार्ट की बात किया जाए, सेकंड पोजीशन की बात किया जाए तो यहाँ पर समाजवादी रही है, यानी अब्बास अली जैदी उर्फ रुश्दी मियाँ। लेकिन 2022 में यही बदल जाता है। रुश्दी मियाँ जो है समाजवादी से टिकट मांगते हैं लेकिन उनको नहीं मिलता है, तो वो आखिरी में एक डिसीजन लेते हैं, वो पहुंच जाते हैं बहुजन समाज पार्टी, वहां से टिकट लेते हैं और रिदौली विधानसभा में उतर जाते हैं। और अगर इस विधानसभा की बात किया जाए तो अब की बार समाजवादी पार्टी ने एक नया पैटर्न खेल दिया है। वो पैटर्न है यादव, यानी समाजवादी ने भी यादव को यहाँ से उतार दिया है। जो मौजूदा विधायक हैं वो भी यादव हैं। और अगर बहुजन समाज पार्टी की बात किया जाए तो वो इस वक्त अब्बास अली जैदी जो हमेशा सेकंड में रहे हैं, और अगर 12 के पहले की बात किया जाए तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी से वो विधायक रहे हैं। अपने रुदौली विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के द्वारा लगातार 2012 से लेकर के और 2019 तक, चाहे विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो, इसी विधानसभा में 2012 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के नाते 61,000 वोट मिला था। 2014 में जब MP का चुनाव हुआ तो यही बढ़कर के 78,000 हुआ। और फिर 2017 में जब विधानसभा का चुनाव होता है तो ये आंकड़ा बढ़कर के 91,000 से ऊपर जाता है। और फिर जब 2019 में चुनाव होता है लोकसभा का तो आंकड़ा बढ़ के 96,000 से ऊपर जाता है। 90,311 मिले थे वोट आपको? नहीं, हमको नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि लोकसभा का। अच्छा, लोकसभा की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, लोकसभा 2019 में 96,000 पे पहुँच जाता है। निश्चित रूप से रुदौली विधानसभा क्षेत्र की जो उपेक्षा करने वाले राजनीतिक दल हैं, चाहे कांग्रेस रही हो चाहे कांग्रेस की सहेली पार्टियां रही हों, इन सभी लोगों ने रुदौली की जनता का बहुत ही अपमान किया, जिसके नाते रुदौली विधानसभा में विकास के मामलों में, बाराबंकी में रहने के नाते और फिर अयोध्या में शामिल होने के नाते, दोनों परिस्थितियों में दोनों जिलों में इस विधानसभा क्षेत्र का स्थान सबसे नीचे के पायदान पर रहा। उपेक्षित, पीड़ित, परेशान रुदौली वासियों ने जब मुझको यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी दी काम करने की, अपनी सेवा करने की, हम लोगों ने यहाँ एक खाका खींचा और एक साथ विकास की योजनाओं पर प्रधानमंत्री सड़क की 81 किलोमीटर की सड़कें स्वीकृत कराई। ठीक है, वो परिस्थितियाँ जब जो जैसी भी रही हों, लेकिन विकास के नाते ही आज रुदौली की पहचान बनी है। जैसे आप बता रहे हैं कि 91 का आंकड़ा पार करती है यही विधानसभा, 90 पार होता है। यही विधानसभा है, इतिहास है कि 2 बार विधायक बनते, तीसरी बार कोई नहीं बना आज तक। ये आपके लिए लागू होता है, लोगों के लिए लागू होता है। ये विधानसभा और लोकसभा या किसी भी तरह की ये कहावतें हमेशा चर्चा नहीं होती। इसी जनपद में लोग कहते थे कि एनडी यूनिवर्सिटी में जो मुख्यमंत्री जाता है वो तीसरे दिन हट जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 4 बार आए। इसी उत्तर प्रदेश में कहावत रही कि नोएडा में अगर कोई जाता है तो फिर मुख्यमंत्री नहीं रह जाता है। बिल्कुल, ये कहावतें, इस तरह की बात करने वाले लोग धोखा देने वाले लोग हैं। हमेशा परिश्रम का कोई विकल्प नहीं हो सकता है, और वो परिश्रम, जिस परिश्रम को हमने या हमारी पार्टी ने, हम रुदौली में अगर करते हैं
24 घंटे में 18 घंटे अगर काम करते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी 24 घंटे में 18 घंटे काम करते हैं, देश के प्रधानमंत्री भी 24 घंटे में 18 घंटे काम करते हैं। और इतने नहीं, होली और दिवाली में कभी अपने घर नहीं जाते, सेना के साथ खड़े होते, सीमा पर जाकर के नौजवानों का हौसला अफजाई करते हैं। तो मुद्दा क्या विकास का होगा या मुख्य चेहरा देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होंगे? मैंने कहा तो आपको, इस देश का भाग्य बदलने वाला ऐसा प्रधानमंत्री आज़ादी के 75 सालों में मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला है। नहीं, चुनाव खुद के विकास पर होगा या आप मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये देश के प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के चुनाव के नाम पर होगा, रुदौली के विकास के नाम पर होगा। रुदौली का जो विकास हुआ है वो भी तो देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते हुआ है। हमारा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अगर हमारा प्रधानमंत्री नहीं चाहता तो रुदौली मिलता क्या? ये हमारा इतना बड़ा ओवरब्रिज, जिसमें जब मरीज जाते थे क्रॉसिंग पर सांसें टूट जाती थी, अगर मुख्यमंत्री नहीं चाहे तो वो भी बनता क्या? नहीं, ब्रिज पर तो आरोप लगता है कि चुनाव से पहले विधायक जी ने उसको आधे अधूरे पे जो है वहां पर आरोप लगाने वाले उसमें पूछना चाहता हूं, आज़ादी के लंबे दिनों तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी, उसकी सहेली पार्टियों ने क्यों नहीं बना दिया जब वो सत्ता में थे? तो कोरोना काल जैसी महामारी में काम बाधित हुआ, काम थोड़ा स्लो हुआ, इसके बाद भी हमने उसको पूरा करके जनता के हवाले किया है। में लोगों ने यही कहा कि विधायक जी कोरोना काल में थे ही नहीं, कहाँ थे? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से ज़्यादा कोरोना काल में किसी ने सेवा नहीं की। भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस, सपा, बसपा, किसी भी राजनीतिक दल का कोई बड़ा नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के जितने नेता उनके हैं, सब तो कमरे में बंद थे। मैं कहाँ, जहाँ तक सवाल मेरा है, कोरोना काल, पूरा कोरोना काल सुबह से लेकर शाम तक केवल गांव के गरीबों के बीच में उनकी आवश्यकताओं के मुताबिक किट पहुंचाना, दवा पहुंचाना, और इतने नहीं, रुदौली में मैंने एम्बुलेंस की सेवाएं दी। एक सेंटर ऐसा बनाया स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, जहां से लगातार हमारी एम्बुलेंस चलती रही, और वो एम्बुलेंस एक दिन में 3-3, 4-4 बार लखनऊ जाती थी। और इतने नहीं, हर तरह की दवाएं उपलब्ध कराता था। और इतने नहीं, पूरे कोरोना काल भर कोई मजरा, कोई पुरवा बचा नहीं जहाँ मैं गया नहीं। अच्छा, आप कह रहे हैं चुनौती है, ठीक है। आप चुनौती में अब्बास अली जैदी को देखते हैं या आनंद सेन को देखते हैं? दो में से एक को। चुनाव चुनौती का होता है। ये अब्बास अली और ये जो आनंद सेन है, ये एक दूसरे को चुनौती देते हुए एक दूसरे को नंबर 1 पर आने के लिए, नंबर 2 पर आने के लिए, नंबर 3 पर आने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। ये नंबर 2, नंबर 3 की लड़ाई में है। मतलब आप अपने आप को नंबर 1 पे देख रहे हैं? मैंने बताया तो, आंकड़े हमारे 96,000 तक पहुंचे, इसको बढ़ा के 1.5 लाख तक ले जाएंगे। अच्छा, ऐसा क्या लगता है कि रुदौली विधानसभा में आपने अभी ये कुछ पूरा नहीं किया, ये आपका एक मिशन है कि ये पूरा होना चाहिए, क्या ऐसा है आपका? हमारे रुदौली विधानसभा क्षेत्र में बहुत बड़ी आवश्यकता इस क्षेत्र के किसानों को पंपिंग स्टेशन बनाए जाने की है। जिससे करीब हमारे 14-15 गांव बिल्कुल बरसात के दिनों में तबाही की कगार पहुंच जाते हैं। उनको पंपिंग स्टेशन बना करके बचाना, जो लोग नदी में बसे हुए हैं उनको बाहर ला करके ज़मीन आवंटित करा करके उनको भी एक अच्छी व्यवस्था देना। एक तो हमारी ये सरजू नदी के किनारे की समस्या थी, जिसको लगातार हम लोग लड़ते रहे, लेकिन उसको हम अभी तक अमली जामा नहीं पहुंचा पाए थे। वो हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है, जिसको हमें पूरा करना है। हमारा ये जो पूरा विधानसभा क्षेत्र रुदौली का पार्ट है, जो NH पर है, NH पर एक ट्रामा सेंटर बनाना है। दूसरी तरफ हमको वन चेतना केंद्र बनाना है, वन विभाग की भूमि में। ये 2 बड़े प्रोजेक्ट। तीसरा, पूरे वन इलाके को जो 35 किलोमीटर की रेंज में है, कल्याणी नदी से लेकर के गोमती के किनारे आते हुए ये लोहटी सरैया तक, इस पूरी वन भूमि को डेवलप करके माँ कामाख्या मंदिरों, मेघारीश आश्रम के इस पूरे इलाके को एक अच्छे पर्यटकों की सुविधा से सुसज्जित करते हुए एक अच्छा अरण्य केंद्र बनाना। और साथ ही हमारा जब ये 84 कोसी परिक्रमा बनेगा, इस 84 कोसी परिक्रमा मार्ग पर जितने भी मार्ग होंगे, उन सभी पर कुछ न कुछ नौजवानों के लिए और अलग से जो भारत सरकार की बहुत सारी स्कीमें हैं,
उनको ला करके रुदौली में ही स्थापित करेंगे, उससे रोजगार के बहुत सारे अवसर निकालेंगे। अच्छा, अगर बात किया जाए अभी हमारी इस क्षेत्र की खेती का, इस क्षेत्र के जो किसानों के उत्पादन का लाभकारी मूल्य केवल एक गन्ना चीनी मिल देती है। अच्छा, जिस तरीके से योगी जी कह रहे हैं कि हमने रोजगार दिए हैं नौजवानों को, आपने अपने विधानसभा में कितने लोगों को रोजगार देने का काम किया है? योगी जी ने भी और प्रधानमंत्री जी ने भी। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपने अपने विधानसभा से कितने लोगों को रोजगार है दिलाया? तो योगी जी की और मोदी जी की ही नेतृत्व की सरकार। आप अपने विधानसभा की बात कर रहे हैं। उनकी सरकारों ने, हमारी दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकारों ने जितनी वैकेंसियां हैं, उन वैकेंसियों में पारदर्शी ढंग से व्यवस्था की। समाजवादी पार्टी की सरकार में तो सेंटर खुलते थे, एक सेंटर होता था शिवपाल का, दूसरा सेंटर होता था रामगोपाल का, तीसरा सेंटर होता था डिम्पल का, चौथा सेंटर होता था नेताजी का और पांचवा सेंटर होता अखिलेश जी का। नहीं, आपकी विधानसभा से, भर्तियों के मामले में, आपकी विधानसभा से कितने लोग हैं? भर्तियों के मामले में समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने केवल जनता को चूसा है, जनता को धोखा दिया है। ये पहली सरकार है दिल्ली की और उत्तर प्रदेश की जहाँ पर भर्तियों के मामले में बिल्कुल पारदर्शी व्यवस्था है। आप अपने विधानसभा में कितने लोगों को रोजगार दिला चुके हैं? हमारे भी विधानसभा क्षेत्र के वो बहुत सारे ऐसे बेरोजगार जो शिक्षक बने, ऐसे बहुत रोजगार जो कितने आंकड़ा कुछ है आपके पास डाटा? मेरे पास आंकड़े जिले भर के नहीं है, नहीं, सिर्फ आपके विधानसभा स्तर पे हमारे आंकड़े नहीं हैं। आंकड़े इसलिए नहीं है कि हम लोग केवल काम करते हैं, आंकड़ेबाजी नहीं पेश करते, हम कामों पर विश्वास करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, इस क्षेत्र में जितनी भी भर्तियाँ हुई, पुलिस की भर्तियों में इस क्षेत्र का हजारों नौजवान हुआ। आपके विधानसभा से? यस। शिक्षक की भर्ती में इस क्षेत्र का हजारों नौजवान हुआ। और ये जो मैं आंकड़े मांग रहे हैं, मैं ये आंकड़े बना के दे सकता हूँ, निकाल के आपको भिजवा सकता हूँ कि हर तरह की भर्तियों में रुदौली के नौजवानों की सहभागिता थी, बेटियों की सहभागिता थी। हमारी वो बेटियां जिन लोगों ने तैयारी की थी, आज पुलिस भर्ती में उनको रोजगार मिला है, शिक्षक बनी है। हाँ, जहाँ एक तरफ हमारे नौजवान साथी, वहीं हमारी तरफ हमारी जो हमारी बेरोजगार बहनें थीं, उनको भी रोजगार मिला है। नहीं, समाजवादी के नेता तो आरोप लगा रहे हैं कि देखिए आजम खान पर बकरी चोरी का इल्जाम है, उनकी जमानत नहीं हो रही है, और किसानों को कुचलने वालों की जमानत तुरंत हो जा रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी जिसने पूरे अपने कार्यकाल में गुंडई और दबंगई कराई, जियाउल हक की हत्या किस सरकार में हुई? जियाउल हक कब मारे गए? किसकी सरकार थी? हजरतगंज में सरेआम बोनट पर चढ़ा करके सीओ को कैसे मारा गया? किसी सरकार थी? मथुरा वृंदावन में शिव शंकर यादव जैसा एसपी शहीद हो जाता है, जवाहर कांड किसके सरकार में हुआ? ये वो सरकार थी जिस सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में केवल तुष्टीकरण के आधार पर केवल कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ बाकी नहीं रखा। तो किसानों के ऊपर इस तरीके से थार गाड़ी चढ़ा देना ठीक था आपके हिसाब से? कौन? किसानों के ऊपर लखीमपुर में जो थार गाड़ी चढ़ाई गई, आपके हिसाब से वो ठीक था? ये मैंने आपसे कहा क्या? नहीं, सवाल पूछ रहा हूँ, क्या वो ठीक था? सवाल ये है कि किसी भी सरकार के कार्यकाल में कार्रवाई कैसी होती है? गाड़ी चढ़ाने वालों पर कार्रवाई नहीं हुई क्या? जेल नहीं गए क्या? लोग यही सवाल कह रहे हैं कि खुशी दुबे, मान लिया जाए विकास दुबे दोषी था तो खुशी दुबे को जो है पुलिस कस्टडी में रख लिया गया। ये कहना कार्रवाई नहीं हुई, कार्रवाई सब ऑन रिकॉर्ड है। जिसने भी कानून को तोड़ा है उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। आखिरी संदेश क्या होगा हमारे चैनल के माध्यम से आपके रुदौली विधानसभा जनता के लिए? रुदौली विधानसभा क्षेत्र की जनता महान है, जनता जनार्दन है। देवतुल्य रुदौली विधानसभा क्षेत्र की जनता का बार बार हम आभार प्रकट करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। 2022 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में रुदौली विधानसभा क्षेत्र का कमल खिले, इसके लिए आशीर्वाद मांगते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विधायक जी बात करने के लिए। तो हमारे साथ रामचंद्र यादव जी थे, जो रुदौली विधानसभा से आप विधायक हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि
लगातार ये जो है आंकड़े पे आंकड़े जो है बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब 2022 में 10 मार्च को जनता जनार्दन का आशीर्वाद इन्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि साइलेंट वोट है। इस वक्त लोग अपना जुबान जो है सोच समझ कर खोल रहे हैं और ज़्यादा नहीं बता पा रहे हैं। जब तक के लिए आप जुड़े रहें 24 तक न्यूज़ से। कैमरामैन चांद के साथ मैं मोहम्मद ज़ैफ, लखनऊ।